स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप जानते हैं हम अभी क्लास 6 की साइंस पढ़ रहे हैं और हमारी क्लास 6 की साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और आज हमारा बच्चों पार्ट नंबर 9 है जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस पार्ट को फिनिश करते हैं और साथ में इस चैप्टर को भी फिनिश करते हैं। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो आपको आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें सक्सेस दिलाती है। तो आपने इसका वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। कोई भी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं डिस्कस ज़रूर करूँगा यहाँ पे। और अगर आपको वीडियो एक बार देखने में समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक वर्ड हमें लिखा है फूड माइल्स। तो हमें फूड माइल्स का मतलब बता रही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये कह रही है फूड माइल्स क्या है। फूड माइल्स का मतलब है वो डिस्टेंस। फूड माइल्स क्या है? फूड माइल्स इज अ डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड, मतलब कि फूड के द्वारा तय की गई डिस्टेंस है। कहाँ? फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम फार्म, फार्म मतलब जहाँ पे फूड उग रहा है, टू आवर प्लेट, हमारी प्लेट, हमारी प्लेट तक। फार्म जहाँ पे आपका जो अनाज उगा है वहां से लेके आपकी प्लेट तक आने तक टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है फूड, जो अनाज जो आप खाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फूड माइल, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा समझाया गया है। ये देखो, ये कह रहा है हाउ डज फूड रीच फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट, कैसे फार्म से खाना हमारे प्लेट तक पहुंचता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इस प्रोसेस में। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, कौन कौन से लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर, क्या आप जानते हैं कि कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं के आटे को लेने में, गेहूं के आटे को मिलने में। वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म, एक बार गेहूं का पेड़ जब मिट्टी में जम जाता है तब से लेके उसके आटे बनने तक क्या आप जानते हैं कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है। लेट अस लुक एट फिगर नंबर 3.10। 3.10 जो फिगर है इसको हम देखते हैं और टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोसेस ऑफ मेकिंग द चपाती दैट वी ईट, और हम पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से एक रोटी जो हम खाते हैं अपनी प्लेट पे, वो रोटी हम तक कैसे पहुंचती है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 है, सबसे पहला ये पिक्चर आप देख रहे हैं, फार्मर जो है ग्रो कर रहे हैं व्हीट, फार्मर खेत में गेहूं लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे गेहूं के पेड़ छोटे छोटे बो रहे हैं यहाँ पे, ये लाइंस बाय लाइंस। और जब गेहूं के पेड़ बड़े हो जाते हैं, जब उनमें अनाज लग जाता है, तो दूसरा स्टेप आता है। जो स्टेप जो होता है वो होता है थ्रेशिंग और विनोइंग, ठीक है। ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब होता है बच्चों अनाज, थ्रेशिंग होती है ग्रेन्स की और विनोइंग होती है। थ्रेशिंग अगर हम बात करते हैं, थ्रेशिंग को बच्चों कहते हैं मड़ाई। आपने सुना होगा अपने आसपास में, अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं और अगर आप शहर में रहते हैं तो आप याद रखें कि थ्रेशिंग का मतलब होता है मड़ाई। और मड़ाई का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये क्रॉप है, ठीक है, ये क्रॉप आपकी लगी है, इस क्रॉप में आपकी गेहूं लगा हुआ है, इस तरीके से गेहूं लगा हुआ है। अब इस क्रॉप से इस गेहूं को अलग करना, यानी कि व्हाट? सेपरेटिंग, सेपरेटिंग ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब गेहूं, फ्रॉम क्रॉप, जो आपकी क्रॉप है उसमें से ग्रेन्स को अलग करना, ठीक है। और कैसी क्रॉप है? हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड का मतलब होता है काटी हुई फसल। आपने गेहूं के पेड़ को काटा, उसके बाद गेहूं के पेड़ में जो गेहूं लगे हुए हैं आपने उस पेड़ से उस गेहूं को अलग करा, तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं थ्रेशिंग। बात समझ में आ गई? और इसके बाद एक वर्ड है विनोइंग, ठीक है, विनोइंग। तो जब आप थ्रेशिंग करेंगे, थ्रेशिंग करने में क्या होगा? थ्रेशिंग करने में क्या होगा? गेहूं तो आएगा, साथ में ये जो पेड़ था, जो पेड़ था गेहूं का, उसकी कोई धूल धक्कड़ भी उसमें आ जाएगी दानों के साथ, गेहूं की दानों के साथ। फिर हम क्या करते हैं? विनोइंग करते हैं। विनोइंग का मतलब क्या होता है? फटकना, 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 फटकना मतलब आप जोर जोर से फटकेंगे गेहूं को, जिससे क्या होगा?
जो भूसा होगा, जो भूसा होगा, हस्क, हस्क का मतलब होता है बच्चों भूसा, ठीक है? जो भूसा होगा या गेहूँ के पेड़ की जो गंदगी होगी, जो ग्रेन्स के साथ लगी हुई है, ग्रेन्स के साथ लगी हुई है, वो हट जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं विनोइंग। विनोइंग मतलब गेहूँ के जो दाने हैं उनमें जो भूसा गंदगी है उसको हटाना, फटकना। और थ्रेशिंग मतलब गेहूँ का जो पेड़ है, कटा हुआ जो गेहूँ का पेड़ है उसमें से गेहूँ को अलग करना, निकालना, दैट इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। तो मैं समझता हूँ कि इन दो चीजों का मतलब तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है? अब हम बात करते हैं आगे आगे अगले प्रोसेस पे। अगले प्रोसेस को होने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से और प्रोसेस होते हैं। अब हमने गेहूँ निकाल लिया, हमारे पास साफ गेहूँ आ गया, हमने उनको स्टोर कर लिया, जो बड़े-बड़े बैग हैं, बैग में हमने स्टोर कर दिया और स्टोर करने के बाद वो फिर एक चला जाता है फैक्ट्री में, ठीक है? फैक्ट्री में जब जाता है, तो वहाँ पे गेहूँ के जो दाने हैं, ग्रेन्स जो हैं, उनकी ग्राइंडिंग होती है, ठीक है? और ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है? ग्राइंडिंग का मतलब है जो गेहूँ है, अनाज जो आपके पास है, उस अनाज को हम पीसते हैं, अनाज पीसना। आपने मिक्सी में गेहूँ डाला और मिक्सी चलाई तो कैसा हो जाता है? पाउडर हो जाता है। तो उसी तरीके से बड़ी-बड़ी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे ग्रेन्स की ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग का मतलब होता है पीसना। पीसने में गेहूँ टूटता है और उसके बाद उसका आटा बन जाता है। तो इससे क्या बनता है? ग्राइंडिंग के प्रोसेस से आटा बन जाता है, ठीक है? और फिर क्या हो रहा है? पैक हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, पैक हो गया गेहूँ। तो ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है इसे भी आप समझ गए हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या होता है? ये जो गेहूँ है, ये कहाँ पहुँच जाता है? शॉप में पहुँच जाता है, रिटेल शॉप में। आप जहाँ से रिटेल शॉप में जाके गेहूँ का आटा खरीदते हैं, अब आपका फ्लोर यहाँ पहुँच चुका है गेहूँ का। और ये फ्लोर को जब आप घर लेके जाते हैं तो आप क्या करते हैं? चपाती इसकी बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देखा। इस पूरे प्रोसेस में किस तरीके से गेहूं को हमने पेड़ से अलग किया, थ्रेशिंग हमने बोला, फिर जो ग्रेन अलग कर दी तो उनमें जो भूसा था उसको अलग किया, दैट इज विनोइंग, फिर स्टोर किया, फिर हम उसको फैक्ट्री में लेके गए, फैक्ट्री में जहाँ पर ग्राइंडिंग हुई, ग्राइंडिंग मतलब गेहूं को पीस के उसके अंदर से आटा निकालना, और वो आटा किस तरीके से मार्केट में जाके आपकी प्लेट तक रोटी के फॉर्म में पहुंच गया। तो यहाँ बच्चों आप देखोगे ना, ये लिखा है द एंटायर डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ बैग ऑफ व्हीट। ट्रेवल्ड बाई अ बैग ऑफ व्हीट का मतलब एक जो बैग खरीदते हो आप व्हीट का, जो दुकानदार से खरीदते हो आटा अपने घर के लिए, और एनी फूड आइटम, ऐसा नहीं है कि गेहूं के लिए बात हो रही है, किसी भी फूड आइटम, फ्रॉम द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। देखो प्रोड्यूसर कौन है? जो बना रहा है, जिसने खेती करके गेहूं को उगाया, उसको हमने बोला प्रोड्यूसर। जैसे कि फार्मर, फार्मर है प्रोड्यूसर। और उसके बाद कंज्यूमर कौन है? जो उस चीज को खाएगा, और खाने वाले कौन है? हम, पीपल, ठीक है? तो पीपल इज द प्रोड्यूसर एंड सॉरी, फार्मर इज द प्रोड्यूसर एंड पीपल इज द कंज्यूमर, खाने वाला आदमी, इज नोन एज फूड माइल्स। मैंने आपको बताया कि खेत में जो फूड उगा और जो फूड आप तक पहुंचा, आपकी प्लेट तक पहुंचा, तो जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा था, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा था फूड ने, ठीक है, फ्रॉम द फार्म टू आवर प्लेट, दैट इज कॉल्ड एज फूड माइल। अब बात आती है बच्चों, रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पोर्टेंट। तो फूड माइल देखो, ये खेत है, ये खेत से लेके आपके प्लेट तक जो खाना आएगा, इसके बीच में जो डिस्टेंस लग रही है, इस डिस्टेंस को आप जितना शॉर्ट करोगे, जितना आप छोटा करोगे, ठीक है, ये हमें फायदा ही देगा। अब कैसे फायदा देगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, बिकॉज इट हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एंड द पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में डिस्टेंस लंबी होगी तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक है? जगह जगह अलग अलग स्टेप होंगे तो गेहूं की कीमत बढ़ती रहेगी। और दूसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक गेहूं के वहां पहुंचने में, तो गेहूं में पॉल्यूशन होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन मतलब गंदगी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है? तो जितना कम डिस्टेंस होगा फार्म से लेके प्लेट तक का, उतना आपका जो ग्रेन है वो सस्ता हो जाएगा, ठीक है, और उतना उसमें पॉल्यूशन कम होगा। ये लिखा है इट हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स। अगर आप इसको कम करेंगे, जैसे आपने यहाँ फार्म है और यहीं पर आसपास के लोगों ने इस गेहूं को खरीद के खा लिया, तो देखो गेहूं भी सस्ता मिल गया और साफ सुथरा गेहूं मिल गया, ठीक है? तो यही कह रहा है। और जो लोकल फार्मर है जिसने उगाया इस गेहूं को, उसको भी फायदा हो गया। एंड इट ऑल्सो कीप अवर फूड फ्रेश, ठीक है? और ये क्या करता है? हमारे फूड को
फ्रेश भी रखता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं हमारा फूड फ्रेश रहता है और हमारे लिए वो खाना हेल्दी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आप समझ गए हैं, फूड माइल क्या होता है, ठीक है, और ग्राइंडिंग क्या होती है, ठीक है, और इससे पहले थ्रेशिंग और विनोइंग क्या होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन हमें एनसीईआरटी देने जा रही है। देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, अगर आप सबसे टॉप में देखोगे, यहाँ लिखा है मैनी पीपल वेस्ट फूड। बहुत से लोग खाना बर्बाद कर देते हैं। लिविंग इट अनकंज्यूम्ड, अनकंज्यूम मतलब कंज्यूम करना मतलब खाना, अनकंज्यूम मतलब नहीं खाना, अनकंज्यूम ऑन देयर प्लेट। खाना लेते तो हैं लेकिन उसको खाते नहीं है, प्लेट में छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेम्बर द टाइम एंड द एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारे फार्मर ने कितना टाइम और कितनी मेहनत लगा के उस अनाज को खेत में ग्रो करके हमारे लिए प्रेजेंट किया है, and the other community members in the getting food from the farm to our plate। तो हम सभी को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से फार्मर एक खेत में अनाज को उगाता है और कितनी मेहनत और कितना समय उसे लगता है। इसलिए हमें खाने को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। हमें अपनी प्लेट में बच्चों इतना ही खाना लेना चाहिए जितना हमें पता है कि हम खा लेंगे, बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। इट वुड रिड्यूस द फूड वेस्टेज, और इस तरीके से हम फूड वेस्टेज यानी कि खाने की बर्बादी को बचा सकते हैं। Try to find the timeline for the various process involved in getting the food from the farm to plate। ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड आउट, ये कह रहा है कोशिश करो कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है फूड को फार्म से आपकी प्लेट तक पहुंचने में। कोशिश करो अगर आप ये जान पाते हो तो, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ईट हेल्दी, आपने हेल्दी खाना खाना है। शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, शेयर और रिस्पेक्ट करो, बांटो खाने को आप आपस में, और खाने की रिस्पेक्ट करो, बर्बाद मत करो। एंड सपोर्ट करो लोकल प्रोड्यूसर को, जो आपके आसपास में खेती करते हैं, उनसे उनके प्रोडक्ट को खरीदो, ठीक है, ना कि बाहर से किसी बड़े मॉल से जाके आप खाना खरीद रहे हो, ऐसा मत करो आप, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बच्चों, यहाँ पे कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। देखो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिएंट मतलब वो पोषक तत्व जो आपको क्या देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी, गिव एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट इज अ न्यूट्रिएंट विच गिव एनर्जी। बात समझ में आ गई। और अगर कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल की बात करें, राइस हो गया, ठीक है, व्हीट यानी कि गेहूं हो गया, या अगर हम बात करते हैं पोटैटो हो गया, ठीक है, या अगर आप ब्रेड खाते हो तो ब्रेड हो गई, ये सब दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद एक वर्ड लिखा है बच्चों, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, अब देखो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई अलग मेथड से खाना बनाता है, कोई अलग मेथड से खाना बनाता है। तो क्यूलिनरी प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि मेथड, मेथड ऑफ मेकिंग फूड, आप किस मेथड से खाना बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्यूलिनरी प्रैक्टिस। जैसे पहले आपने देखा होगा, जब बहुत समय पहले, बहुत हजारों साल पहले, जब किसी को चिकन बनाना होता था या किसी को मीट बनाना होता था, वो लोग क्या करते थे, जानवर को मारते थे और सीधे आग के ऊपर गरम आग उसको गरम करके पकाते थे और खा लेते थे। लेकिन आज की डेट में अगर कोई चिकन नॉनवेज बनाता है तो किस तरीके से बनाता है, तो मेथड जो था खाना बनाने का, चिकन बनाने का, मीट बनाने का, वो चेंज हो चुका है। दैट इज कॉल्ड एज क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस। तीसरा आता है बच्चों डेफिशिएंसी डिजीज। देखो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती हैं, वो ये भी डिजीज होती है, बीमारियां होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस आर द डिजीज, लेकिन ये होती हैं किसी की कमी से, ठीक है, किसी की कमी से, किसी कमी को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, ठीक है, किसी की कमी से होती है। किसकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट। देखो आपको खाने में कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो चाहिए ही चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिलेंगे, उनकी डेफिशिएंसी आपको हो जाएगी, तो उनसे संबंधित जो भी बीमारी होगी उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। किसी न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से अगर कोई बीमारी आपको होती है तो सच डिजीज इज सेड टू बी डेफिशिएंसी डिजीज। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं फैट की।
ठीक है, फैट। अच्छा, फैट को हिंदी में बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं? फैट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। अच्छा, वसा जो है ना, ये भी एक न्यूट्रिएंट। फैट इज ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट, याद रखना। ठीक है। अब फैट जो न्यूट्रिएंट है ना, ये स्टोर करता है एनर्जी को, स्टोर एनर्जी। आपकी बॉडी में अगर फैट है, अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, तो आपके उस फैट ने आपके अंदर जो खाना आपने खाया है उस एनर्जी को स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा, फैट जिसकी बॉडी में होगा वो उसकी बॉडी को वार्म रखता है, मतलब गर्म रखता है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है तो फैट आपकी बॉडी को गर्म रखेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो आपने याद रखना है, फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं। फैट एक न्यूट्रिएंट है, फैट एनर्जी को स्टोर करता है और फैट आपकी बॉडी को गर्म रखता है। इसके बाद अगला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट, फूड कंपोनेंट मतलब पार्ट्स ऑफ फूड, जिससे खाना है। पार्ट्स ऑफ फूड, जैसे खाना है, आपकी प्लेट आई है, ठीक है, इसमें चावल भी है, दाल भी है, सैलेड भी है, ठीक है, वेजिटेबल भी है, ठीक है, और एक आध दो फ्रूट्स भी है, चटनी भी है, रायता भी है, सब चीजें। ये तो इसके प्रेजेंट करने के फॉर्म हो गए। लेकिन फूड एक्चुअली है क्या? फूड या तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, एक पार्ट हो गया। फूड या तो आपका फैट है, ठीक है। फूड आपका या तो क्या है? वाइटामिन है, ठीक है। फूड आपका क्या है? या तो प्रोटीन है, ठीक है। और फूड आपका क्या है? या तो मिनरल है। और फूड आपका क्या है? आपका रफेज। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल और रफेज, ये सब क्या है? दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ फूड। ये फूड के कंपोनेंट है, इन्हीं सभी को मिला के आपकी पूरी थाली तैयार होती है, याद रखना। ठीक है। अब आ गया बच्चों फूड माइल्स। फूड माइल्स मैंने आपको अभी बताया है कि जो फार्म होता है, जहाँ क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, फार्म से, ठीक है, प्लेट, फार्म से प्लेट तक आने में जो टोटल डिस्टेंस लगती है, फार्म से प्लेट तक आने में जो टोटल डिस्टेंस लगती है ग्रेन को, अनाज को, ठीक है, ग्रेन को, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फूड वाइज। इसके बाद बच्चों अगला वर्ड आता है आयोडाइज्ड सॉल्ट। आयोडाइज्ड सॉल्ट, देखो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या होता है? ऐसा सॉल्ट, ठीक है, जिसमें कि आयोडीन मिली होती है, ठीक है, सॉल्ट जिसमें आयोडीन मिली होती है, दैट इज कॉल्ड एज आयोडाइज्ड सॉल्ट। अब बात करते हैं अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड क्या है? मिलेट्स है, ठीक है, मिलेट्स। आपने याद रखना बच्चों, मिलेट्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इस पे काफी फोकस कर रहे हैं कि मिलेट्स क्या होता है? ये अनाज होता है, पहली बात आप याद रखेंगे। मिलेट्स इज अ अनाज, अनाज मतलब सैरल, ठीक है। मिलेट एक अनाज है, ये सैरल है। ये दिखने में क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। मिलेट्स को हम बोलते हैं बच्चों श्री अन्न। क्या बोलते हैं? श्री अन्न। मिलेट्स को हम क्या बोलते हैं? श्री अन्न। ठीक है, दिखने में छोटा होता है लेकिन इसे मोटा अनाज कहा जाता है। मोटा अनाज, मिलेट्स को दिखने में छोटा होता है लेकिन इसे मोटा अनाज कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, मिलेट्स की खासियत क्या है? मिलेट्स के अंदर फाइबर बहुत होता है, फाइबर बहुत ज्यादा इसके अंदर होता है, ठीक है। और दूसरा, मिलेट्स के अंदर फाइबर के साथ विटामिन आपको देखने को मिल जाते हैं, इसमें विटामिन भी बहुत होते हैं और साथ में मिनरल्स भी बहुत होते हैं। विटामिन और मिनरल्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरा, मिलेट्स की एक विशेषता ये है कि अगर किसी जगह बारिश नहीं हो रही है या किसी जगह सूखा पड़ा हुआ है, वहां पे भी मिलेट्स ग्रो कर जाते हैं। यानी कि ड्राई एरिया अगर कहीं होगा तो वहां पे भी मिलेट्स ग्रो कर जाएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कहीं पानी की कमी है, लेस वाटर, किसी खेत में पानी नहीं पहुंच पाता, तो वहां भी अगर आप कोई फसल उगाना चाहते हैं तो वो होती है मिलेट्स। देखो जो आपने ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में काफी कुछ सीखने को आपको मिल जाता है। अगर आप सीखना चाहें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपके अंदर सीखने की अर्ज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सीखने की अर्ज होगी तो आप चीजों को जरूर सीख पाएंगे। तो मिलेट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब मिलेट्स के बाद जो हमारा अगला टॉपिक या जो अगला वर्ड आता है बच्चों, देखो मिलेट्स में ऑलरेडी डिस्कस, अब हमने बात करनी है मिनरल्स। अब मिनरल क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ मिनरल क्या होते हैं, तो मिनरल बच्चों, अगर हम बात करते हैं मिनरल को हम हिंदी में बोलते हैं खनिज। क्या बोलते हैं? खनिज। ये ख है, निज। मिनरल को हम हिंदी में बोलते हैं खनिज। अच्छा, खनिज हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं,
ठीक, खनिज जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, तो इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी, ह्यूमन बॉडी लिख लेते हैं। खनिज हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट एक विशेष बात है, दीज आर रिक्वायर्ड, दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को चाहिए तो सही, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमें ये चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमें भर भर के मिनरल्स लेने हैं, हमें बहुत सारे मिनरल्स लेने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगला जो वर्ड आता है बच्चों, आप देख रहे हो यहाँ पे, अगला वर्ड है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व जो आपके शरीर को पोषण देते हैं, ठीक है, उनको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट आपके बॉडी को एनर्जी देते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। आपकी बॉडी की ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, न्यूट्रिएंट की वजह से होती है। या आपकी बॉडी जो रिपेयर हो रही है, जो आपकी बॉडी में टूट फूट जो सुधरती है खुद से, वो किसकी वजह से हो रही है, पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट की वजह से हो रही है। इसके बाद तो अगला वर्ड आता है प्रोटीन, ठीक है। तो मैं प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, प्रोटीन इज न्यूट्रिएंट। प्रोटीन भी एक क्या है, न्यूट्रिएंट ही है। दूसरा, प्रोटीन के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है बच्चों, ये आपकी बॉडी को बिल्ड करने में सबसे जरूरी चाहिए होता है, इसलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, नेम द फूड विच इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, तो आप उसका आंसर बोलोगे प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन अगर आप खाओगे तो ये आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आपके शरीर में अगर कहीं टूट फूट हो रही है तो आपके शरीर की रिपेयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बात समझ में आ गई है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। अब आते हैं प्रोटीन के बाद अगला बीमारी, जिसे हम बोलते हैं रिकेट्स। क्या है डिजीज का नाम, रिकेट्स। देखो बच्चों, अगर हम रिकेट्स की बात करते हैं ना, तो रिकेट्स एक डिजीज है, ये आपने याद रखना है। अगर हम रिकेट्स की बात कर रहे हैं तो रिकेट्स क्या है, एक डिजीज है। और डिजीज कौन सी डिजीज है, ये डेफिशिएंसी डिजीज है। डेफिशिएंसी डिजीज, और डेफिशिएंसी डिजीज मैंने क्या बताया, जो किसी की कमी से लेस, किसी की कमी से लेस होने की वजह से हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं रिकेट्स की, तो रिकेट्स वाली जो बीमारी है ये किसकी कमी से हो रही है, ये होती है बच्चों विटामिन डी की कमी से। किससे, विटामिन डी की कमी से ये बीमारी हो जाती है। और कभी कभार ये भी देखा गया है कि आपके शरीर में अगर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई है तो भी आपको बीमारी हो जाएगी। या कभी कभार ये भी देखा गया है कि आपकी बॉडी में अगर फास्फोरस की कमी हो गई है तो भी आपको ये रिकेट्स नामक बीमारी हो जाएगी। अच्छा, इस बीमारी में होता क्या है, इसमें जो बोन्स होती है ना बच्चों, बोन्स जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत मुलायम हो जाती है, क्योंकि बोन्स के अंदर कुछ होता नहीं है और बोन्स बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बेंड्स। तो ये आपने याद रखना है, बोन्स बिकम वेरी सॉफ्ट एंड बोन्स बेंड्स। तो सच डिजीज इज सेड टू बी रिकेट्स। अब रिकेट्स के बाद अगला जो टर्म हमारे पास आता है बच्चों, वो है रफेज, ठीक है। रफेज को अगर हम बात करें, रफेज क्या है, रफेज एक फाइबर है। रफेज एक फाइबर है, और कैसा फाइबर है बच्चों, डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर का मतलब क्या हुआ, जो हम डाइट में खा सकते हैं, जो फाइबर हम डाइट में खा सकते हैं, सच अ फाइबर इज रिफर्ड एज डाइटरी फाइबर। दूसरा बच्चों, मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, ये हमारी बॉडी में इनडाइजेस्टेबल होता है, इनडाइजेस्टेबल। ये हमारी बॉडी में पचता नहीं है, ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता हमारी बॉडी में, हम इसे खाते हैं और बिना डाइजेस्ट करे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात फाइबर के बारे में, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, नो न्यूट्रिएंट। फाइबर के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, और फाइबर हमको एनर्जी भी नहीं देता है, फाइबर हमें एनर्जी भी नहीं देता। लेकिन फिर भी फाइबर क्यों खाते हैं, बिकॉज ये हमारी बॉडी के डाइजेशन को ठीक रखने में, हमारी बॉडी के डाइजेशन को बढ़िया बनाने में मदद करता है। तो फाइबर इज indigestible food, it has no nutrient, it does not gives any kind of energy, and it is important because it help in digestion। तो फाइबर का
आपने देखा, और फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रफेज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला जो टर्म है जो हमें पता होना चाहिए, दैट इज स्कर्वी। दैट इज स्कर्वी। अब स्कर्वी के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था, स्कर्वी एक डेफिशिएंसी डिजीज है। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी। अब किसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है? विटामिन सी। अगर आप बॉडी में, आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो स्कर्वी नामक एक बीमारी आपको हो जाएगी। और इसका सबसे लास्ट में हमारा जो टॉपिक है इस लाइन में, दैट इज वाइटामिन। और वाइटामिन क्या होते हैं? वाइटामिन न्यूट्रिएंट होते हैं। बात समझ आ गई? और वाइटामिन कैसे न्यूट्रिएंट होते हैं? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब बच्चों ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए ही चाहिए। वाइटामिन हमें चाहिए तो सही, रिक्वायर्ड, बट इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, हमें विटामिन तो चाहिए लेकिन कैसे चाहिए? ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए। और विटामिन की विशेषता क्या है? प्रोटेक्ट। ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से। विटामिन अगर आपकी बॉडी में होंगे तो आपको बीमारियों से बचा के रखेंगे। बात समझ में आ गई? तो अब यहाँ क्या लिखा है देखो, यहाँ समरी के बारे में लिखा है, लेकिन समरी पढ़ने से पहले ये कुछ और जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को भी अभी हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करके एक फ्रेश बोर्ड में हम इसे लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम फिर से देखते हैं ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग है क्या? ये वर्ड्स हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? ये देखो, ये जो वर्ड्स हैं हार्ड वर्ड्स, अगर आप धीरे धीरे करके लर्न कर लोगे, एक एक लर्न करोगे तो आपका जो वोकैब होता है, वोकैब काफी स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड क्या दिया गया है बच्चों? एनालाइज दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड जो आपको दिया गया है दैट इज एनालाइज। यहाँ आप देखो। ठीक है, और एनालाइज का मतलब होता है टू स्टडी केयरफुली। आप अगर किसी चीज को ध्यान से स्टडी कर रहे हो, ध्यान लगा के समझने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज एनालाइज। अब कंपेयर का मतलब क्या होता है? जब आप किसी की तुलना कर रहे हो, आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, इसमें भी वाटर है, और एक दूसरा ग्लास है उसमें भी वाटर है, इसमें बहुत चिल्ड वाटर है, ठीक है, इसमें लेस चिल्ड है, लेस चिल्ड। तो आपने क्या करा? आपने बताया इसमें कम ठंडा पानी है, इसमें ज्यादा ठंडा पानी है, तो आपने दोनों को कंपेयर करा, तो दैट इज कॉल्ड एज कंपेयर। तीसरा होता है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है आपने पूरी कहानी पढ़ी, ठीक है, आपको कोई स्टोरी दी गई थी आपकी बुक में, आपने पूरी कहानी पढ़ी, और कहानी पढ़ने के सबसे लास्ट में आपने कहा कि सीता ने, ठीक है, सीता ने अपनी दोस्त गीता को धोखा नहीं देना चाहिए था। ठीक है, आपने पूरी कहानी पढ़ी और लास्ट में लिखा सीता ने अपनी दोस्त गीता को धोखा नहीं देना चाहिए था, यानी कि पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद आपने निष्कर्ष निकाला, समरी निकाली, उसकी उसकी समरी निकाली कि भैया ये सही नहीं था, ये ऐसा होना चाहिए था। निष्कर्ष मतलब समरी आपने बता दी। फिर होता है इंटरप्रेट। इंटरप्रेट, ठीक है, इंटरप्रेट करना मतलब आपने एक अनुमान लगा लिया। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? आप अनुमान लगा रहे हो कि ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लो आपने देखा कि किसी जगह आप पहुंचे, वहां पे पहले जमीन पूरी गिरी थी, आपने अनुमान लगाया कि शायद यहाँ बारिश हुई होगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फिर आता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है बच्चों जांच करना। जब आप जांच करते हो किसी चीज के बारे में, फाइंडिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टिगेशन। फिर आता है ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? आप चीजों को ध्यान पूर्वक देख रहे हो, ठीक है, कीनली, कीनली ऑब्जर्वेशन, कीनली ऑब्जर्वेशन, ध्यान पूर्वक देखना। फिर आता है प्रिडिक्शन। आपने पहले ही अनुमान लगा लिया। प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? आपने गैस लगाया, ठीक है, गैस, ठीक है, और करेक्ट गैस लगा लिया, और कभी कभी इनकरेक्ट भी हो जाता है। बात समझ आ गई? तो आपने गैस लगाया, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी था, दैट इज कॉल्ड एज प्रिडिक्शन। और सर्वे का मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे का मतलब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का जो काम होता है वो किससे होता है? लोगों से, पीपुल, जो इंडिया के लोग हैं उनके पास जाके आप क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, ये सब हमने कवर कर लिए तीनों, ये हार्ड वर्ड हमने सब देख लिए, इनको याद करिएगा। अब समरी में कुछ हमें चीज बताई गई है, उसको देख लेते हैं। पीपुल अक्रॉस इंडिया
ईट डाइवर्स टाइप ऑफ फूड। ये कह रहा है कि इंडिया में अलग अलग जगह लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, कंटेनिंग वेरियस फूड कंपोनेंट, और उसमें अलग अलग फूड कंपोनेंट होते हैं। कहीं प्रोटीन ज्यादा है तो कहीं विटामिन ज्यादा है तो कहीं कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। ये कह रहा है चॉइस ऑफ फूड मे वेरी अकॉर्डिंग टू द कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप ग्रोन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो चॉइस है फूड की, हमें भैया कौन सा खाना खाना है, ये सब जगह अलग अलग होती है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से जिसको क्या पसंद है, या वहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ पे ट्रेडिशन क्या है, इसके हिसाब से लोग फार्मिंग भी करते हैं। जैसे मान लो अगर आपको सोयाबीन की दाल खानी है तो आप कोशिश करोगे कि सोयाबीन की दाल आपके खेत में ही हो जाए, जो आपका खेत अगर है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें कुछ चीजें और बताई गई हैं। जैसे इसने कहा, सबसे पहला पॉइंट इसने कहा क्यूलिनरी जो प्रैक्टिसेस हैं, क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैव चेंज ओवर टाइम। मैंने बताया खाना बनाने के जो तरीके हैं वो बदल चुके हैं। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग फूड। पहले जो मेथड हुआ करते थे, जो आज से 1000 साल पहले जो खाना बनाने के मेथड थे, ट्रेडिशनल जो मेथड थे, और जो आज की जो मेथड है, मॉडर्न मेथड जो है खाना बनाने के, दैट इज वेरी डिफरेंट। पहले अलग था और आज अलग है। तो हम ये कह रहे हैं कि culinary practices have been changed, यानी कि मेथड ऑफ मेकिंग फूड हैज बीन चेंज। फिर दूसरा है फूड प्रोवाइड अस एनर्जी। फूड हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी में जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आवर बॉडीज, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। तो ये फूड का फायदा आपको बताया जा रहा है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड, हमारे खाने में जो मेजर न्यूट्रिएंट हैं वो कौन कौन से हैं, याद करिए बच्चों। वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है फैट्स, वो है प्रोटीन, वो है विटामिन, और वो है मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट हमारे खाने में होते हैं और इन्हीं सबको मिलकर हमारा खाना बनता है। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर, और इसके अलावा इनके अलावा फूड में डाइटरी फाइबर भी होते हैं और वाटर भी होता है। फिर अगला पॉइंट क्या आ रहा है, ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है ये न्यूट्रिएंट है दोनों, आर प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। हमें प्राइमरी में एनर्जी देने वाले कौन से दो न्यूट्रिएंट है, अगर आपसे पूछेगा तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट और फैट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट फैट ये ज्यादा एनर्जी देने वाले सोर्स है। वाइल इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन मैंने आपको बताया था, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। आपकी बॉडी को बिल्ड करने वाला फूड जो है वो कौन है, प्रोटीन है। फिर आप बात आ गई विटामिन और मिनरल। ये हमारी बॉडी को जरूरी चाहिए क्योंकि इनसे हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, हमारी बॉडी मजबूत होती है, और हमारी बॉडी बीमारियों से यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और हम हेल्दी हो जाते हैं। तो विटामिन मिनरल हमारी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, और प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ या टिश्यू रिपेयर के लिए। अब देखो, आप बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अगर आप बच्चों बैलेंस डाइट खाओगे तो आपको सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे और बिल्कुल भी सही क्वांटिटी में मिलते हैं। तो बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट हमें मिलते हैं, और कैसी क्वांटिटी में, राइट क्वांटिटी। और इसके साथ हमें रफेज और वाटर भी बैलेंस डाइट का ही पार्ट माना जाता है। अब आगे डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन अवर डाइट फॉर लॉन्ग टाइम कैन लीड टू द डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हम बहुत समय तक कोई विटामिन या कोई मिनरल खा ही नहीं रहे हैं, या हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट कोई गायब है, तो हमें उससे संबंधित जो बीमारी होगी वो कुछ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ रहा है जंक फूड के बारे में बताया गया है। जंक फूड अनहेल्दी होते हैं बच्चों, नहीं खाने चाहिए। ठीक है, उनमें हाई लेवल ऑफ शुगर होती है, उनमें बहुत ज्यादा चीनी होती है बच्चों, और बहुत ज्यादा क्या होता है, फैट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जंक फूड में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आप बोलेंगे शुगर एक तो होता है, और आप बोलेंगे दूसरा क्या होता है, इसमें फैट होता है। ठीक है, और लेकिन इनमें सबसे कम क्या होता है, बहुत कम क्या होता है, प्रोटीन बहुत ना के बराबर होता है, मिनरल्स नहीं के बराबर होते हैं। ठीक है, विटामिन नहीं के बराबर होता है, फाइबर्स नहीं के बराबर होते हैं। तो जंक आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप जंक फूड खाने की हैबिट में हैं तो आप बिल्कुल सुधर जाइए, क्योंकि आपने जंक फूड खाना है तो समझ लीजिए आपकी बॉडी का नुकसान हो जाना है। अब आते हैं अगले उसमें लाइन पे, दैट इज मिलेट्स। मिलेट्स हमने बताया श्री अन्न, मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं। इनको हम न्यूट्री सेरल्स भी कहते हैं, याद रख लेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज न्यूट्री सेरल्स। न्यूट्री सेरल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन हमें देते हैं। क्या देते हैं, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हमें इससे क्या मिलता है, फाइबर हमें मिल जाता है। ठीक है, हमें प्रोटीन मिल जाता है मिलेट से। ठीक है, एज दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी कि जब हम मिलेट्स खा रहे हैं ना,
तो मिलेट्स में लगभग हमें ऐसा नहीं है कि ये न्यूट्रिएंट छूट गया, वो न्यूट्रिएंट छूट गया। तो ये मिलेट्स खाने पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमें लगभग सारे ही न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को बहुत जरूरी और बिल्कुल सही क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अच्छा, ये जो मिलेट्स हैं इनके साथ बहुत अच्छी बात ये है कि ये बहुत आसानी से कल्टीवेट हो जाते हैं, आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैंने बताया ना, दे कैन बी इजिली कल्टीवेट। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, चाहे गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, तो भी ये ग्रो हो जाएंगे। और जो क्रॉप होती है उनको पानी नहीं मिलेगा तो सूख जाती है। ठीक है, अब बात आ गई, ईटिंग फूड दैट इज लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इज नॉट ओनली हेल्दी फॉर आवर बॉडीज बट ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरमेंट एंड आवर प्लानट। क्या कह रहे हैं, अगर हम ऐसा खाना खा रहे हैं बच्चों जो कि लोकल में उगाया गया है, यानी कि आपके बगल में खेत है, उन्होंने टमाटर अगर उगाए हैं, आप अगर उसे खा रहे हो, ठीक है। और दूसरा, जो प्लांट से हमें खाना मिल रहा है, अगर आप उसे खा रहे हो प्लांट से, एक होता है खाना हमें एनिमल से मिलता है जैसे मिल्क, और एक होता है प्लांट से हमें मिलता है जैसे फ्रूट्स। तो अगर आप उसे खा रहे हो लोकल ग्रोन और प्लांट बेस्ड, तो आप हेल्दी रहोगे, कहने का मतलब ये आप हेल्दी रहोगे। ठीक है, और साथ में आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो भी हेल्दी रहेगा। तो अगर आपने खाना खाना है तो एक तो लोकली ग्रोन फूड खाने की कोशिश करा करो, और प्लांट बेस्ड खाना ज्यादा खाया करो, एनिमल बेस्ड खाना कम। अब बात आती है अगले पॉइंट में, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फूड आइटम। ठीक है, फ्रॉम द प्लेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज फूड माइल्स। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि खाने को फार्म से लेके आपकी प्लेट तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, दैट इज रिफर्ड एज फूड माइल। एंड वी शुड नेवर वेस्ट फूड एंड ओनली टेक एज मच एज वी कंज्यूम। और हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, जितना हम खाना खा सकते हैं उतना ही हमें प्लेट में। तो लेट अस एनहांस आवर लर्निंग। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आप एक क्वेश्चन का आंसर कर लें। तो पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, पिक आउट ऑड वन। ऑड निकालो कर है एंड गिव रीजन। देखो, ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीनों क्या हैं आपके, मिलेट से। ज्वार, बाजरा और रागी क्या है, मिलेट से। और जो चना है, चना क्या है, मिलेट नहीं है। चना क्या है, दाल है, पल्स। बात समझ में आ गई। तो दीज थ्री आर मिलेट्स, ये जो तीन है ये मिलेट्स है, और ये क्या है, पल्स है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ये ऑड है। अब आगे किडनी बीन और सोयाबीन और राइस और ग्रीन ग्राम। तो अगर हम देखते हैं किडनी बीन अगर हमें देगा प्रोटीन, सोयाबीन हमें देगा प्रोटीन, ग्रीन ग्राम अगर हमें देगा प्रोटीन, लेकिन राइस हमें क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये ऑड हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट है, बाकी तीनों हमें क्या दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है, इनका पीछे क्या मतलब है, क्यों आपको पूछा जा रहा है। तो इसे पढ़ते समय ध्यान से पढ़िएगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा है। देखो, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस इन इंडिया। मैंने आपको बताया ना कि पहले के जमाने में किसी जानवर को मारते थे, उसे आग के ऊपर गर्म करते थे और खा लेते थे, और आज की डेट में आप देख रहे हो नॉनवेज बनाने के तरीके कितने चेंज हो गए। तो ये क्या है, ट्रेडिशनल, पुराना, और नया मेथड आपने डिस्कस कर लिया। अब बात आती है, तो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ टीचर से दैट गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। टीचर ने क्या कहा बच्चों से, टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों अगर आप अच्छा खाना खाओगे तो वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है। ठीक है, तो रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट। और रवि ने जब ये बात सुनी तो रवि का दिमाग क्वेश्चन पूछने लगा। ठीक है, रवि ने कहा कि मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, और इस टीचर से कहा कि मेरे पास आपसे पूछने के लिए क्वेश्चन है। लिस्ट एटलीस्ट टू क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। अच्छा चलो, आप दो क्वेश्चन बताओ, आप दो क्वेश्चन बताओ। रवि ने कहा मेरे पास क्वेश्चन है पूछने के लिए, तो आप बताओ दो क्वेश्चन कि क्या रवि पूछ सकता है अपने टीचर से, क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो फूड के बारे में तो यही एक तो ये पूछ सकता है, मैम हाउ गुड फूड में एक्ट एज मेडिसिन। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड विच एक्ट एज मेडिसिन। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है, रवि जो क्वेश्चन पूछ सकता है आपने क्वेश्चन वो बना। फिर अगला क्या है, नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरी हेल्दी। ठीक है, नॉट ऑल मतलब जितने भी डिलीशियस फूड है वो हमेशा हेल्दी होंगे ऐसा नहीं है। while not all nutritious food are always enjoyable। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे जो फूड हैं जिनमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है वो टेस्ट में भी अच्छे होंगे। बात समझ में आ गई। जो टेस्ट में फूड है वो उनमें न्यूट्रिएंट होंगे ये जरूरी नहीं है, और जिनमें न्यूट्रिएंट है वो फूड जो है उसमें टेस्ट होगा ये भी जरूरी नहीं है।
तो अपने जो आपके जो थॉट्स हैं उनको शेयर करो, उनको डिस्कस करो वगैरह, ठीक है। अब आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, मेदू एक करेक्टर है आपकी उसमें, डज नॉट ईट वेजिटेबल, मेदू वेजिटेबल नहीं खाता है, ठीक है, लेकिन बिस्किट खाता है, नूडल खाता है, व्हाइट ब्रेड खाता है, और उसको हमेशा पेट दर्द की समस्या रहती है, उसको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी की समस्या रहती है, उसकी लैट्रिन साफ नहीं हो पाती है। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम, तो आप उसने अपनी डाइट में क्या चेंज करना है, ठीक है। उसने अपनी डाइट में बच्चों बैलेंस डाइट लेनी है। उसने कौन सी डाइट लेनी है, उसने बैलेंस डाइट लेनी है। जब वो बैलेंस डाइट लेगा तभी उसकी बॉडी में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसको मिलेंगे, तो उसकी बॉडी की ग्रोथ होगी। दूसरा, उसने फाइबर वाला खाना लेना है, डाइटरी फाइबर जिसमें रफेज होता है, उसने वो खाना लेना है। उससे क्या होगा, उसकी कॉन्स्टिपेशन जो कब्जी की समस्या है ना, ये सही हो जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आप देखो, ये कह रहा है रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा एक लड़की है जो कि कम रोशनी में, डिम लाइट में मतलब देख नहीं पाती है, सही से देख नहीं पाती है। तो डॉक्टर ने उसकी आंखों को टेस्ट करा और उसको कहा कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो गई है, ठीक है, रेशमा से कहा। ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फूड आइटम इन हर डाइट, और ये भी कहा कि भैया आप अपने खाने में कुछ ऐसे फूड आइटम ऐड करो जिससे कि आपकी जो कमी हुई है वो ठीक हो जाए। तो अब बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कह रहा है विच डेफिशिएंसी डिजीज इज सफरिंग फ्रॉम, कौन सी बीमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस। जब आपको कम दिखता है हल्की रोशनी में शाम शाम के टाइम में, तो इट मीन्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा, विच फूड कंपोनेंट में बी लैकिंग इन हर डाइट, ठीक है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, विटामिन, और विटामिन भी कौन सा, विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आ गया, ये कह रहा है सजेस्ट सम फूड आइटम दैट शी शुड इंक्लूड इन अ डाइट टू ओवरकम द प्रॉब्लम। क्या खाएगी, अगर हम पूछें क्या खाएगी, कैरेट खिला दो, ठीक है, कैरेट आ जाएगा। फ्रूट्स अगर खिलाना चाहते हो तो मैंगो खिला दो, ठीक है। अगर आप देना चाहते हो तो टोमेटो दे दो, ठीक है। अगर आप देना चाहते हो ब्रोकली दे दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप दोगे तो ये तो प्लांट वाले हो गए जहाँ से हमें विटामिन ए मिल सकता है। इसके अलावा एनिमल से, जैसे अगर बात करते हो मिल्क की है, ठीक है, दूसरा बटर की है, और उसका फिश ऑयल आता है, फिश का ऑयल आता है, कॉड लिवर ऑयल कहते हैं। तो ये सब चीजें हमें क्या देंगी, विटामिन ए। ये प्लांट सोर्सेज या एनिमल सोर्सेज, ठीक है। एक मिनट, अब आता है अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। यू आर प्रोवाइडेड विद केन्ड फ्रूट जूस, फ्रेश जूस ऑफ फ्रूट। ये कह रहा है विच वन वुड यू प्रेफर एंड व्हाई। देखो बच्चों, आपको तीन चीजें दी गई है, एक तो केन्ड मतलब केन के अंदर जूस दिया गया है, दूसरा एक नए ग्लास में आपको जूस दिया गया है, और तीसरा आपको फ्रूट दिए गए हैं। तो इन तीनों से आप क्या लेना चाहोगे। देखो केन्ड वाला जो फ्रूट जूस है बिल्कुल नहीं लेना है, फ्रेश वाला ले सकते हो, लेकिन जब हमारे पास फ्रूट अगर अवेलेबल है तो हमने फ्रूट ही खाना है, क्योंकि अगर जब आप फ्रूट खाओगे तो आपके दांतों का मूवमेंट होगा, फ्रूट क्रश होगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन माउथ में ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखना है, थर्ड वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आता है अगला पॉइंट, ये कह रहा है गौरव हैज अ फ्रैक्चर इन लेग, गौरव के पैर में क्या है, फ्रैक्चर आ गया, यानी कि उसका हड्डी टूट गई है। हिज डॉक्टर अलाइंड द बोन्स एंड पुट ऑन प्लास्टर, और उसके डॉक्टर ने क्या करा, बोन्स को अलाइन करा, सीधा खींच के सीधा कर दिया, और उसमें प्लास्टर चढ़ा दिया, ये कह रहा है। द डॉक्टर ऑल्सो गेव हिम कैल्शियम टेबलेट, और डॉक्टर ने उसको कैल्शियम टेबलेट दे दी खाने के लिए। ऑन सेकंड विजिट, दूसरी विजिट में, ठीक है, ऑन सेकंड विजिट द डॉक्टर गेव हिम विटामिन डी सिरप, और डॉक्टर ने क्या करा, जब वो दोबारा आया तो उसको विटामिन डी का सिरप दे दिया, ये आपने याद रखना है। और साथ में कुछ कैल्शियम की टेबलेट भी दे दी, ताकि कैल्शियम की टेबलेट खाएगा तो उसकी बॉडी में जो कैल्शियम है उसकी हड्डियों में जाएगा और उसकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। तो ये लिखा है बच्चों, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टू द गौरव, क्योंकि गौरव की जो लेग्स हो गई हैं, जो बोन्स हो गई हैं, वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है, ठीक है, और वो कमजोर ना हो इसके लिए उसको विटामिन डी, ठीक है, और कैल्शियम खाना चाहिए। अब ये क्या कह रहा है, ऑन द सेकंड विजिट व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप अलोंग विद द कैल्शियम टैबलेट, ताकि उसकी बॉडी में कैल्शियम जब वो खा रहा है तो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाली जो चीज होती है वो होती है विटामिन डी। अगर बच्चों आपने बहुत सारा कैल्शियम खाया है ना, और आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, ठीक है, अगर आप कैल्शियम खा रहे हो आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं होगा, कम होगा, तो कैल्शियम आप हड्डियों में नहीं खींच पाओगे,
तो कैल्शियम बाहर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए विटामिन डी होना बहुत जरूरी है। फिर आता है अगला, विच क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग मेडिसिन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डॉक्टर के माइंड में क्या क्या चॉइसेस आती हैं। डॉक्टर के माइंड में चॉइसेस आती हैं कि ये कितना इसको फायदे देगी, ये दवा इसके लिए कितनी हेल्दी है, ठीक है। ये दवा जब ये खाएगा तो इसको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें जब कोई डॉक्टर एनालाइज करते हैं तो ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही वो क्या करते हैं, मेडिसिन। अब आ गया नाइन्थ वाला। देखो नाइन्थ वाला अगर देखो, ये कह रहा है शुगर एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक हो गया। शुगर को हमने टेस्ट करा आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, ये भी ठीक है। बट इट डज नॉट चेंज टू ब्लू ब्लैक कलर, उसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, क्यों? देखो शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। शुगर को हमने आयोडीन सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करा तो उसका कलर आना क्या चाहिए था, ब्लू ब्लैक कलर आना चाहिए था। क्यों नहीं आया? क्योंकि बच्चों, अगर कोई स्टार्च को टेस्ट आप करोगे, आयोडीन टेस्ट अगर आप करोगे किसका, स्टार्च का, तो कलर आएगा ब्लू ब्लैक, ठीक है। लेकिन आपने क्या चेक करा, आपने क्या चेक करा, शुगर। आपने क्या चेक करा, शुगर। और शुगर स्टार्च नहीं है, शुगर स्टार्च नहीं है, शुगर क्या है, कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ आ गई, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट। और स्टार्च का जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारा आयोडीन के साथ टेस्ट करने पर उसका कलर क्या आ जाता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। फिर आ गया अगला पॉइंट। अगला क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है व्हाट डू यू थिंक ऑफ रमन स्टेटमेंट ऑल स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट। रमन ने कहा, क्या कहा, उसने कहा भैया जितने भी स्टार्च हैं ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं, सही बात कही। बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, और सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको बताने के लिए बताई गई है। इसको देखते हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, while using iodine in lab, a few drop of iodine fell on the मिष्टी सॉक। मिष्टी एक लड़की है, उसके सॉक्स पर कुछ आयोडीन की बूंदें गिर गई। एंड फ्यू फेल ऑन अ टीचर साड़ी, और कुछ कहीं कहाँ गिर गई, टीचर की साड़ी में गिर गई। द ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन द साड़ी टर्न ब्लू ब्लैक while the color of the socks does not change, what can be the possible reason? पॉसिबल रीजन ये है बच्चों की जो मिष्टी लड़की थी ना, मिष्टी लड़की ने जो भी सॉक्स पहने हुए थे, उन सॉक्स में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उन सॉक्स में क्या नहीं होगा, आयोड, उन सॉक्स में क्या होगा, स्टार्च नहीं होगा। जो सॉक्स थे उनमें स्टार्च नहीं होगा। और अगर साड़ी में अगर आ रहा है तो साड़ी में स्टार्च की कंटेंट होगी वहां प्रेजेंट, इसलिए वहां पर कलर आ जा रहा है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 12। अगर वाई आर मिलेट कंसिडर्ड एज हेल्दी चॉइस ऑफ फूड। मिलेट्स को हम हेल्दी चॉइस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर फाइबर भी होते हैं, उसके अंदर विटामिन भी होते हैं, उसके अंदर मिनरल भी होता है, उसके अंदर सब कुछ होता है। और कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सर्विस और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है जस्ट मिलेट्स सफिस द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। क्या आप केवल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अगर आपने अपने शरीर की पूरी करनी है तो क्या केवल मिलेट्स खा के काम चल जाएगा? हाँ, मिलेट्स आप खा लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा, विटामिन भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ठीक है। और इसके अलावा जो और चीजें होती है जैसे डाइटरी फाइबर, ठीक है, रफेज जिसको हम बोलते हैं, या वाटर, ये सब चीजें आपको कहाँ मिल जाएंगी, मिलेट्स में। अब आ गया अगला और लास्ट, ये है 13। यू आर गिवन सैंपल ऑफ सॉल्यूशन। आपको एक बॉटल में सॉल्यूशन दिया गया है, आपको कैसे, हाउ वुड यू चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ इट ये बीइंग आयोडीन सॉल्यूशन। आप कैसे पता लगाओगे जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो आयोडीन सॉल्यूशन है या नहीं है? आपने क्या करना है, आपने आलू लेना है, स्टार्च लेना है, स्टार्च में ये जो सॉल्यूशन आपको दिया है, इस सॉल्यूशन को डालना है, दो चार बूंद, 2-3 ड्रॉप्स आपने डाल लिए। अगर स्टार्च का कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक हो गया, पोटैटो यानी कि आलू का कलर क्या हो गया, ब्लू ब्लैक अगर हो गया, तो आप समझ लीजिए कि ये क्या है, आपका आयोडीन। और अगर आयोडीन नहीं है तो कलर भी क्या होगा, ब्लू ब्लैक है। तो बच्चों ये सारी जो क्लास है, इस क्लास में आपको काफी कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना। देखो आप शेयर करोगे तो ही जो दूसरे जो बच्चे हैं जिनको वास्तव में जरूरत है और जिनको पता ही नहीं है अभी तक वीडियो के बारे में, तो उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही। तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।